हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए फ्लूइड्स से रिलेटेड चैप्टर जो है उसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनका आज आपके सामने सोल्यूशन रखूँगा, उनके कॉन्सेप्ट्स रखूँगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो इट शुड बी योर बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज द चैप्टर and to come to know how to handle the numericals and what's the level of the numerical for the NEET. सो नीट में आने वाले सवाल जो हैं उनका लेवल क्या है, किस लेवल तक आपको तैयारी करके जानी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको ध्यान में रख के जाना है, वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। क्योंकि आप जब ये 30-35 न्यूमेरिकल को एनालाइज करोगे, रियलाइज़ करोगे, तो आपको हर कॉन्सेप्ट से होके गुजरना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है, ए बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए लिक्विड और उसका डेंसिटी हमें गिवन है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन ए मर्करी बैरोमीटर रीड्स। सो मर्करी बैरोमीटर इतना रीड कर रहा है, तो कहता है कि अगर हम नया बैरोमीटर बनाएं, उसमें एक नया लिक्विड डालें मर्करी की जगह, ठीक, जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 760 kg पर मीटर क्यूब, तो उस बैरोमीटर में नए वाले लिक्विड की क्या हाइट होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, चाहे किसी भी लिक्विड का बैरोमीटर बने, लेकिन मेन मकसद क्या है उसका, प्रेशर को मेज़र करना। तो प्रेशर तो दोनों बैरोमीटर्स में सेम ही मेज़र होना चाहिए, चाहे हाइट अलग अलग हो। तो चलो हम लिख लेते हैं। हालांकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको 760 kg पर मीटर क्यूब दे दिया गया है और डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको दे दिया गया है 13600 kg अपॉन मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक। अब हमें हाइट जो है मर्करी कॉलम में, हाइट जो है, हाइट इन मर्करी m लिख लो या hg लिख लो, वो कितनी है 76 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 0.6 मीटर। कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे फॉर एग्जांपल कि एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, बैरोमीटर का मैं ड्रॉ भी नहीं कर रहा, कि अगर यहाँ पर ये लिक्विड की हाइट है मर्करी में, है ना, तो जो भी प्रेशर इसमें मेज़र होगा और दूसरा लिक्विड जो होगा उसमें जो प्रेशर मेज़र होना चाहिए, दोनों का वैल्यू प्रेशर का सेम ही आना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेशर को इक्वेट करेंगे, प्रेशर की इक्वेशन को इक्वेट किया जाएगा, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारे पास नया वाला लिक्विड है उसको जब बैरोमीटर में डाला जाएगा तो उसकी हाइट लेट से कितनी होगी, HL होगी। सो प्रेशर ऑफ बैरोमीटर इन न्यू लिक्विड ऐसे, और वही प्रेशर मर्करी में ऐसे, ये रखा जाए। अब प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, ρgh। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, G और H ऑफ दैट लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्करी, G और H ऑफ मर्करी, ऐसे लिखा जाएगा। G से G कैंसिल हो गया, हमें क्या निकालना था, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हमें HL कैलकुलेट करना था। सो ये आ जाएगा मर्करी की डेंसिटी, हाइट इन मर्करी बैरोमीटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। मर्करी की डेंसिटी हमें दे दी गई है 13600, हाइट कितना है 0.76 डिवाइडेड बाय 760, ठीक। तो ये है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हाइट जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 13.6 मीटर। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। कहता है, इन ए यूट्यूब एज शोन द फिगर वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। ये देखिए, द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर कॉलम है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी हमें पता करनी है, वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्लियर है। तो यहाँ पर हम पास्कल लॉ का यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। देखो पास्कल लॉ कैसे यूज़ होगा, कि हमें पता है कि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। सो एक सेम लेवल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे वाटर कॉलम के कारण हो या फिर यहाँ पर ये
ऑयल के कारण हो। ठीक, तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ। तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ये दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है और इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। सो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी बाय पास्कल लॉ। सो बाय पास्कल लॉ। सो ए पे कितना प्रेशर लगेगा? प्रेशर एट ए कैन बी रिटन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है, ये वाटर के लिए लिखा जा रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी जाएगी, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ये ऑयल के लिए लिखा जाएगा और डेंसिटी भी ऑयल की लिखी जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर दिया। सो डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज़ गिवन 1000 और जी से जी कैंसिल हो जाएगा। हाइट ऑफ वाटर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड हाइट ऑफ ऑयल, दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है। So this is 1000 multiply height of water is equal to 15 centimeter and height of oil is equal to 20 centimeter which is equals to density of oil। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। फिर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 50। सो 15 5 75 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। सो दिस इज़ द kg मीटर क्यूब। So this is the density of the oil. This is our required answer. Okay, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है नीट 2017 में पूछा गया। कहता है ए यू ट्यूब है हमारे पास, उसमें दोनों एंड जो हैं बोथ एंड्स आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। इज़ पार्शली फिल्ड विद वाटर, तो पहले वो वाटर से ही फिल्ड था, ये जो है वाटर से फिल्ड था। कहता ऑयल इज़ which is immersible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side। तो यहाँ से ऑयल इंसर्ट किया गया, कब तक? जब तक ये वाटर लेवल से 10 mm ऊपर ना आ जाए। ये देखो, ये ऑयल का लेवल हो गया और ये वाटर का लेवल हो गया, तो ऑयल का लेवल 10 mm ज़्यादा है। मीन वाइल द वाटर राइजेज बाय 65 mm ना, तो ये इनिशियल लेवल था वाटर का 65 mm, ये राइज कर गया। ये डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ओके, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल एज शोन इन फिगर द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। सो अगेन हम यहाँ पर बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है, अभी हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको 1 पॉइंट लेता हूँ और इसको पॉइंट नंबर 2 लेता हूँ, यहाँ दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, इतना हमें पता है, पास्कल लॉ ये सिखाता है। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बोथ आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। पॉइंट 1 एंड 2 बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो प्रेशर एट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 होगा। तो 1 पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी हाइट ऑफ वाटर, ऐसे लिखा जाएगा। सॉरी, इधर ऑयल है, तो ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल जी हाइट ऑफ ऑयल इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी हाइट ऑफ वाटर, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल कैलकुलेट करना है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑयल आएगा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर और हाइट ऑफ वाटर, ये रह जाएगा, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इनकी हाइट्स देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल कितना है, ये वाला डाटा, ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा? देखो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 130, है ना, 65 प्लस 65 130 हो गया, प्लस 10 करना हो उसमें, तो ये हो जाएगा 140 mm। ठीक, तो ये तो हो गया 140 mm इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 एंड दिस इज 130 mm।
ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गए। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 130 डिवाइडेड बाय 140। ठीक, अब ये टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे। सो अगेन हमारे पास इसको सॉल्व करके एक छोटा सा आंसर आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 13000 डिवाइडेड बाय 14। सो इट इज इक्वल्स टू 928 kg by meter cube. So this is our required answer of this numerical. ये कौन सा ऑप्शन है? 928. So it is our option number सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है नीट 2018 में पूछा गया है, नीट 2016 में पूछा गया। तो इसमें बड़ा ही क्लियर लिखा गया है कि 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड हैं हमारे पास और उनकी डेंसिटीज़ हैं रो और एन रो। ठीक, n ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। आर पुट इन ए कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d is put in the container. The cylinder float with the axis. The cylinder float the cylinder float with the axis vertical and length, देखो इतनी लेंथ है उसकी, ये लेंथ है उसका, लेंथ PL P-1 ये इन द डेंसर लिक्विड। ठीक है, द डेंसिटी D इज इक्वल्स टू, तो ये डेंसिटी D किसके बराबर होगी, ऐसा ये पूछा गया है। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर है हमारे पास, लेट्स से दिस इज आवर कंटेनर। कंटेनर बनाते हैं। ओके, सो इसमें लिक्विड रखे गए हैं, लेट्स से कि सेम हाइट के लिक्विड हैं, इस तरह से HH हाइट के लिक्विड हैं। तो ये हाइट भी h है और ये हाइट भी क्या है, h है। चलिए, एक जो है, एक की डेंसिटी होगी n रो और एक की डेंसिटी है सिंपल रो। ठीक, इसमें अब क्या रखा गया, इसमें एक कंटेनर सॉलिड सिलेंडर रखा गया। तो मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ, वो इसमें रख दिया गया, ये सॉलिड सिलेंडर रख दिया गया इस तरह से। सो जो सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी वो कितनी दे रहा है, सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी लिख रहे हैं वो D, और कहता है कि डेंसर मीडियम में, ये डेंसर है, ये डेंसर है, तो डेंसर लिक्विड में इस सिलेंडर का कितना पार्ट है, ये वाली लेंथ जो है वो है P टाइम्स ऑफ L। टोटल लेंथ है इसकी L, टोटल लेंथ कितनी है L, और उसमें से PL जो है वो डेंसर में है, और बाकी जो बचा L माइनस PL, तो कितना बचा होगा, L माइनस PL करेंगे तो 1 माइनस PL, और ये इतना बचा, ये ऊपर वाले जो रेयरर होगा उसमें है। सपोज कर लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये हम सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ से भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, द कंटेनर फ्लोट्स विद इट एक्सिस वर्टिकल, तो ये कंटेनर फ्लोट कर रहा है। द डेंसिटी D, अब हमें डेंसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी डेंसिटी वो देखते हैं। देखो डेंसिटी के लिए हमारे पास क्या होगा कि इस कंटेनर, ये कंटेनर इक्विलिब्रियम में है ना, फ्लोट कर रहा है ना, दिस कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जितना भी वेट होगा इस कंटेनर का सारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। और ये वाले लिक्विड के कारण या हम कह सकते हैं ये जो है डेंसर लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके कारण बायोन्स फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाली डेंसिटी के कारण, ये वाले लिक्विड के कारण भी जितना यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसके कारण भी बायोन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो 2 बायोन फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी, एक रो लिक्विड के कारण और एक n टाइम्स ऑफ रो लिक्विड के कारण, और
इसका जो सिलेंडर का खुद का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो इस तरह से वो तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड वेट ऑफ सिलेंडर, डाउनवर्ड वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कि बायएंड फोर्स 1 प्लस बायएंड फोर्स 2। ठीक, अब डाउनवर्ड वेट कितना होता है, वेट कितना होता है mg होता है, और m क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया al, ये हो गया इसका वॉल्यूम, और इसकी डेंसिटी कितनी है d, तो ये हो गया उसका मास, ये मास हो गया, मास इनटू g, ये हो गया mg। ठीक, सिलेंडर के लिए। अब बायएंड फोर्स लिखें तो वो भी ऐसे ही लिखी जाएगी, कितना वेट डिस्प्लेस हुआ है, तो इसका मैं अगर देखूं, ये मैं 1 मान रहा हूँ, ये 2 मान रहा हूँ, तो 1 के कारण अगर मैं देखूँ कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिखा गया, लेंथ कितनी है इसकी PL, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक, तो ये टोटल मिला के इसका वॉल्यूम हो गया, और इसकी डेंसिटी कितनी है n टाइम्स ऑफ रो, और ये उसका g। ठीक, प्लस दूसरी बायएंड फोर्स क्या होगी, लेंथ कितनी है 1 माइनस PL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, डेंसिटी कितनी है रो और G। क्लियर हो गया, ये इसका मास है। ठीक, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। सबसे पहले तो G वाली टर्म कैंसिल हो रही है, उसके बाद A वाली टर्म भी आप देखोगे कैंसिल हो रही है, L वाली टर्म भी आप देखोगे कैंसिल हो रही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल बचा D, जो हमें कैलकुलेट करना था, है ना, क्वेश्चन में यही पूछा गया ना, द डेंसिटी D इज इक्वल्स टू, तो D ही कैलकुलेट करना है हमें। ये किसके बराबर बचा, ये P N रो प्लस 1 माइनस P रो, तो रो तो कॉमन आ गया। ठीक है, रो को हमने लिख दिया कॉमन, फिर क्या बचा NP प्लस 1 माइनस P, ये बचा है, इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो गया NP प्लस 1 माइनस P रो, सो D इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 P रो। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए इस न्यूमेरिकल का। तो देखो ये कौन सा पार्ट बैठता है, आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर 3, या सो ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 2700 मीटर, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज गिवन दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, and the density of water is the standard value which is 1000 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? अब देखो वो पूछ रहा है फ्रैक्शनल कंप्रेशन। ये जो फ्रैक्शनल कंप्रेशन होता है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कंप्रेसिबिलिटी मल्टीप्लाई प्रेशर। सो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू हमें पता है, हमें बस प्रेशर कैलकुलेट करना होगा कि 2700 ना 2700 मीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा ओशन में। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं देखता हूँ, प्रेशर कितना होना चाहिए, रो जी एच की हेल्प से, डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1000, है ना, जी की वैल्यू मैं 10 लिख रहा हूँ, और एच कितना है मेरे पास 2700, तो कितने ज़ीरो बैठे, ये 27 इंटू 10⁻⁶, तो ये प्रेशर आ गया पास्कल में, इतने ज़ीरो बैठे। सो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला सीधा यहाँ से अप्लाई करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कंप्रेसिबिलिटी की वॉल्यूम मेरे पास है ये आएगा फिर 45.4 इंटू 10⁻⁻11 ना, मल्टीप्लाई, ये देखो पर पास्कल है ना, पास्कल इन्वर्स है इसकी यूनिट, मल्टीप्लाई 27 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। तो अब क्या हो रहा है, ये पास्कल और पर पास्कल ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू
1.2 इंटू 10⁻⁻², ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठता है 1.2, सो ये ऑप्शन बैठा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2021 में पूछा गया। देखो आसान सा सवाल है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल जिसका मास हमें गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है इज ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ग्लिसरीन फिल्ड है और एक बॉल आता है और इसमें जाके गिरता है। एंड धीरे से उसके बाद क्या होता है कि बॉल अटेन ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। लिखा हुआ है ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कॉन्स्टेंट, है ना। क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। मतलब यहाँ पर उसने टर्मिनल वेलोसिटी कुछ अटेन कर लिया। जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है। नेट फोर्स जीरो एक्ट करने का मतलब कि उस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बायंट फोर्स लग रहा होगा और विस्कस फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से। तो इन तीन ये अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेज और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम विस्कस फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? mg वेट के बराबर होगा, ठीक है। विस्कस फोर्स तो हमें कैलकुलेट करना है, ये किसके बराबर हो गया फिर? mg मायन बायंट फोर्स। सो m तो गिवन है और g मैं लिख रहा हूँ। बायंट फोर्स क्या होगा? बायंट फोर्स होगा कि मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाई g, है ना। तो कितना मास? वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? d/2, इस तरह से। अब देखो क्या होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है ना इस बॉल का। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन नहीं है ना। v जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है बायंट फोर्स के लिए वो तो गिवन नहीं है। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक। तो अब हम वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे जब, तो ये आएगा mg माइनस m/d d/2g। अब देखोगे d से d तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचा कि जो विस्कस फोर्स है वो बची mg माइनस m/2g। सो विस्कस फोर्स का क्या आंसर आ गया? mg/2, ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2019 में पूछा गया है। क्या कहता है? 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस, ठीक है, आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, उनका रिलेशन दिया गया है, एंड हैव रेडियाई ऑफ 1 mm एंड 2 mm रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन viscous medium whose coefficient of viscosity equals neta and whose density is equal to this, the ratio of their terminal velocities। कि एक इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है और इसमें से इस तरह से बॉल 1 और बॉल 2 आते हैं, तो कुछ देर के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटीज़ v1 और v2 अटेन करते हैं। तो इनका रेशो क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो क्या है हमारे पास? 2 डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऐसे लिखा जाता है r²g/9 टाइम्स ऑफ नीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर मैं 1 के लिए लिखता हूँ तो 2/9 नीटा, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फर्स्ट बॉल की डेंसिटी कितनी है? ρ1 लिखा जाएगा, माइनस डेंसिटी और दूसरे की डेंसिटी को मैं अभी सिग्मा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख देता हूँ। फिर r1² और g, करेक्ट हो गया, ऐसा लिख देता हूँ। और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 को भी 2/9 नीटा। अब डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉल वो कितनी है? ρ2 है ना, ρ2 होगा ना, तो उसको ρ2 लिख देते हैं माइनस सिग्मा और r2² g लिख देते हैं, ऐसा। अब इनका रेशो लेना है इस तरह से, तो 2/9 नीटा, ये है ना, ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास जो
रिलेशन बाकी बचेगा, दैट इज ρ1 माइनस सिग्मा r1 स्क्वायर और ρ2 माइनस सिग्मा r2 स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा। अब उन्होंने आपको रिलेशन दे रखा है कि जो ρ1 है दैट इज़ 8 टाइम्स ऑफ ρ2, है ना, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो VT1 VT2, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ρ2 माइनस सिग्मा जो है, सिग्मा को क्या लिखा गया है 0.1 टाइम्स ऑफ ρ2, इतना लिखा गया है ना, r1 स्क्वायर ऐसे, और इसको ρ2 ही लिखो और 0.1 टाइम्स ऑफ ρ2 और ये r2 स्क्वायर। अब r1 और r2 की वैल्यूज़ भी आपको दी गई हैं, एक है 1 mm और एक है 2 mm। तो जब हम इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें माइनस करने के बाद देखो क्या पता लगेगा कि 8 माइनस 0.1 करेंगे तो क्या आएगा 7.9 ρ2 ऐसा आ गया, और यहाँ आएगा 0.9 ρ2 ऐसा आ गया, ठीक। और ये आ गया 1/2 mm था, तो mm से mm कैंसिल हो गए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ρ2 से ρ2 कैंसिल हो जाता है, तो इट्स कम्स आउट टू बी 79 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लाइक दिस, सो 79 9 4 जा 36। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2019 में पूछा गया, कहता है स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया उसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली ओपन टैंक ऑफ हाइट। तो इस तरह से कोई एक टैंक है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है 2 मीटर है, और यहाँ कहीं ये जो एरिया है ये है 2 mm स्क्वायर, ठीक है, ये जो एरिया है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है, यहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये ओपन है, ओपन टैंक है, इसमें कुछ लिक्विड फिल किया गया होगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी v होता है √2gh, ठीक। तो रेट कितना होगा a मल्टीप्लाई बाई वी, एरिया मल्टीप्लाई बाई √2gh ऐसा लिखा जाएगा। अब एरिया की वैल्यू आपको दे दी गई है, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई 2g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, और h कितना है आपके पास 2 मीटर है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो इट्स कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एक, सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 में से रूट से बाहर आकर 2 आ गया, √10 आ गया, ठीक, 2 2 जा ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √10। इसको जब आप टाइम लगा के सॉल्व करोगे तो 12.6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास होगा मीटर क्यूब पर सेकंड। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। देखो ये कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा 12.6 इंटू 10⁻6, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है 2018 में पूछा गया नीट में, कहता है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस उसका r है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, उसके कारण क्या होगा हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्सेस, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो रेट हमें बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। सो देखो हमें रेट बताना है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसका मतलब हमें dQ/dt बताना है टाइम के साथ, रेट का मतलब यही होता है, ठीक है, dQ/dt। अब ये जो हो गया, अब जो हीट होगा ना, एक्चुअली हीट क्या होगा, हीट जो होगा यहाँ से विस्कस फोर्स के कारण, दैट इज द वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स होगा, ठीक। अब यहीं से हमें देखना होगा, और रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस मतलब रेट ऑफ वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ वर्क डन, और रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, वो होता है पावर, और पावर क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो देखो कहाँ बात आके
रुकी है कि यहाँ पर विस्कस फोर्स मल्टीप्लाई बाय टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ पर बात आके रुकी है। अब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का हम लिखेंगे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 6 पाई नीटा आर वी। इसको टर्मिनल वेलोसिटी लिख रहा हूँ ये, और वी टी एक और आ गया, तो ये क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो है डी क्यू अपॉन डी टी है ना, ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से और वी टी स्क्वायर से। ठीक, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब वी टी पे चलते हैं। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमें क्या पता है? उसका फॉर्मूला पता है 2/9 आर स्क्वायर बाई नीटा। ठीक, फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नीटा तो हमने लिख दिया है पहले ही, मल्टीप्लाई बाय जी, ये होता है। अब यहाँ से क्या पता लगा? जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी, ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ तो डी क्यू अपॉन डी टी मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आर तो एक पहले ही है, और आर स्क्वायर वेलोसिटी की जगह आर स्क्वायर पुट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। ये रिलेशन आना चाहिए हमारा। ये कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ये ऑप्शन बैठेगा फर्स्ट। 2015 में पूछा गया, कहता है ए विंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से विंड चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड एंड blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assume the pressure inside the house is atmospheric pressure. Inside the house pressure कितना है? Atmospheric pressure है. The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. Okay. So अब देखते हैं the force exerted by the wind on the roof. फोर्स भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है, हमें दोनों बातें बतानी है। तो यहाँ पर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, क्या होता है वो? प्रेशर, मैं इनसाइड लिख रहा हूँ, प्रेशर इनसाइड प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर ना। ये वन वाले टर्म्स जो है इनसाइड हैं, P1 और V1 ये कौन से हैं? इनसाइड वाले, और P2 V2 ये हो गया आउटसाइड वाले प्रेशर और वेलोसिटीज़। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ से कितना आया? सो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस आया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। सो इट इज़ P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसा। चलिए प्रेशर डिफरेंस देखते हैं। डेंसिटी हमें गिवन है विच इज़ 1.2 और V2 कितना है? 40, ऐसे लिखा जाएगा। इनसाइड वेलोसिटी 0 कंसीडर कर रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 960। प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर का यूनिट आएगा इस तरह से। सो P1 माइनस P2, ये तो हो गया प्रेशर डिफरेंस की वैल्यूज़। अब फोर्स देखते हैं कितना होगा। सो फोर्स क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई एरिया। सो P1 माइनस P2 ये हो गया प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो 960 और एरिया इसमें कितना होगा मेरे पास? 250। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतने न्यूटन्स मेरे पास फोर्स आना चाहिए, दैट इज़ 24 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, तो और अच्छे से लिखें तो 2.4 × 10⁵ न्यूटन। तो ये तो मेरे पास हो गया फोर्स, इतने न्यूटन हो गया। अब देखते हैं, अब देखो ये क्या आया हमारे पास, जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये है P1 इज़ ग्रेटर देन P2, और P1 कौन सा था? इनसाइड प्रेशर, मतलब इनसाइड प्रेशर इज़ ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो अपवर्ड होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। ए सिलेंडर है हमारे पास, एक ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज़ ए रेडियस R, वन एंड, जिसका एक एंड क्या है? वन एंड विच हैज़ n फाइन होल्स। ठीक है, तो उसके n फाइन होल्स हैं, ये देख सकते हो n फाइन होल्स हैं।
और एक रेडियस उसका आर है, और जो एन फाइन होल्स हैं उनके रेडियस कितने हैं, स्मॉल आर है। इफ़ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज वी, द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स इज। तो एक्चुअली ये आप कुछ ऐसा इसको सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल होल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से पानी कुछ वी डैश स्पीड से आएगा, और एक जो होल है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और यहाँ पर जो स्पीड आपको गिवन है वो v गिवन है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, ऐसा लिखा जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। तो a1 हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो आपको गिवन है इक्वल्स टू a2 क्या होगा, छोटे छोटे जो होल्स हैं उन सब का, तो इस कितने होल्स हैं n, ओके n होल्स हैं, है ना, ये लिखा गया है n होल्स हैं, दिस वन। तो n होल्स हैं तो n टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया इंटू वी डैश जो हमें कैलकुलेट करना है। अब पाई से पाई टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो आर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एन आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी डैश। सो आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए, मैच करते हैं, आर स्क्वायर वी एन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वी एन आर स्क्वायर। सो ये सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सेट बैठ रहा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन वी आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। सो जो वेटनेस है किसी भी सरफेस की वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और अगर डज नॉट लिखा है तो वो वेट तब नहीं होता अगर एंगल अपट्यूज एंगल हो, सो ग्रेटर देन 90 डिग्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, है ना, कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस कितना हमें गिवन है, आर रेडियस गिवन है, और कहता है इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू ए हाइट ऑफ h, ठीक है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r, इस बारी रेडियस कितना है, 2r है, इज इमर्स्ड इन द वाटर। द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज। तो अब आपसे मास पूछा गया है कि इस बारी कितना मास राइज होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कैपिलरी वाले का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी वाले का फॉर्मूला जो है वो होता है हमारे पास रो जी एच इज इक्वल टू 2t कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर, हाँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2t कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ऐसा हो जाएगा। अब हमें मास के बारे में बताना है कि मास कितना राइज करेगा, ठीक है। तो दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए कि एक कैपिलरी ट्यूब है और एक दूसरी कैपिलरी ट्यूब है। तो एक में अगर मास, हाँ एक में तो h हाइट पे गया है ना, वाटर राइजेज इन इट, अब द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड, द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब इज, कितना मास इसमें राइज करेगा ये हमें पता करना है। तो हमें h1 तो पता है, m1 भी पता है, लेकिन h2 और m2 ये दोनों नहीं पता हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो, और क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक का रेडियस तो r है और दूसरे का रेडियस 2r है। डेंसिटी सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, वाटर है सरफेस टेंशन सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, क्योंकि h का भी रिलेशन हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं कि h2/h1 ये हो जाएगा r1/r2, ये रिलेशन आ जाएगा। अब r1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, r1 की वैल्यू मेरे पास है r, और r2 की वैल्यू है मेरे पास 2r, सो ये हो जाएगा 1/2। तो एक तो ये रिलेशन आ गया h2/h1 का। अब मासेस का, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ये आ जाएगा। सो m1/m2 इज इक्वल टू a1h1 डेंसिटी डिवाइडेड बाई a2h2 डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। सो
m1 के लिए a1 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाई पाई ये हो गया 2r स्क्वायर इंटू h2। ऐसा लिखा जाएगा। a2 के लिए जो रेडियस है वो कितना है 2r है ना। ये एरिया a1 और ये एरिया a2, ये a2 और ये a1। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो m1 डिवाइडेड बाई m2 का अगर हम रिलेशन देखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बस आएगा 1/4 मल्टीप्लाई h1 अपॉन h2। ठीक है, h1 अपॉन h2 का क्या रिलेशन बैठा 2/1, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1/2। ठीक, अब देखो ये आ गया m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1/2। सो इसका मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स ऑफ m1 इक्वल्स टू m2 आ गया। अब m1 हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, m1 है 5 ग्राम ना, ये गिवन है आपको 5 ग्राम, तो 5 ग्राम पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको 5 ग्राम पुट करते हैं 5g, तो हमारे पास m2 आ जाएगा। सो m2 कम्स आउट टू बी 10 ग्राम। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm। ठीक, एक सोप बबल है हमारे पास ना, उसका रेडियस कितना है, ये 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी हमें गिवन है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल, बड़ा ध्यान से पढ़ने वाली बात है, द प्रेशर इनसाइड द बबल, जो भी प्रेशर होगा इनसाइड द बबल, जैसे ये कोई बबल है हमारे पास, तो इसके अंदर जैसे ये बबल है, तो ये हो गया प्रेशर इनसाइड, ये हो गया प्रेशर आउटसाइड, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे हम। और बबल के केस में क्या होता है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, ये हो जाएगा 4T अपॉन आर। ठीक, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं 4T अपॉन आर, क्योंकि डबल लेयर होती है तो 4T अपॉन आर ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहता है द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रेशर इनसाइड द बबल किसके बराबर होगा, P0 विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T अपॉन आर, इतना होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। अब कहता है ये जो इनसाइड प्रेशर है वो कुछ ऐसा है, वो किसके बराबर है, जैसे यहाँ पर कोई Z0 डिस्टेंस पे जो प्रेशर होगा, लेट्स से यहाँ पर A पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के बराबर है। और A पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। सो प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच की जगह क्या है Z0 है। ठीक है, सो प्रेशर इनसाइड किसके बराबर है, PA पॉइंट के बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि P0 प्लस 4T अपॉन आर इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच। P0 से P0 टर्म कैंसिल हो गया, तो 4T अपॉन आर इक्वल टू रो जी एच, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ जी। एच की जगह तो हाँ जी लिखा जाएगा ना, या एच की जगह रो जी Z0। सो यहाँ भी ये है रो जी Z0। Z0 कितना हो जाएगा 4T अपॉन आर रो जी इक्वल्स टू Z0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Z0 की वैल्यू 4, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻² है। ठीक, रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 mm है, सो 1 इंटू 10⁻³ लिखी जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होता है 10⁻³ होता है, और ग्रेविटेशन g हो गया। ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0.4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 10⁻² सो 100 इंटू 10⁻⁴।
अब देखो कौन सा मैच करेगा, है ना, मैचिंग करनी पड़ेगी ना हमें। तो ये सारे एसआई यूनिट्स में थे। एसआई यूनिट्स में अगर मैं देखता हूँ तो ये तो हो जाएगा 0.100। अगर मैं ये लिखता हूँ, ऑप्शंस कैसे हैं, 10 है और 1 है और 100 है। तो ये तो हमारे पास मीटर आया है, इतने मीटर। ठीक, अब इसको सेंटीमीटर में करना है तो ये हो गया 100 10⁻², सॉरी, ओके, यस, 10⁻⁴। तो ये मीटर है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये तो ऐसे आ जाएगा ना। ठीक, इतने मीटर। अब मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। तो सेंटीमीटर्स में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेक्टेंगुलर फिल्म है हमारे पास ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस। ये आपके पास A1 एरिया हो गया, ये आपके पास A2 एरिया हो गया। ठीक, इफ़ द वर्क डन इज दिस, द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू। अब देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, वो होगा चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, है ना, यही होगा, चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो चेंज इन एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, जो चेंज इन एरिया है दैट इज़ फाइनल एरिया। फाइनल एरिया कितना गिवन है आपको, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर माइनस देन 4 मल्टीप्लाई 2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक जो हमारे पास फिल्म होती है, रेक्टेंगुलर फिल्म होगी, उसकी 2 साइड्स होंगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। चलिए, तो डेल्टा ए जो आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डेल्टा ए कम्स आउट टू बी, इट इज़ 12 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें अगर, तो डेल्टा ए 24, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ये आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, अब टेंशन का वैल्यू हमें कितना गिवन है, वर्क डन हमें गिवन है। सो हमारे पास होगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, और वर्क डन का वैल्यू है मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁴। एरिया आ गया मेरे पास 24 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो गया सरफेस टेंशन। ये से ये कैंसिल हो गए। सो 3/24 इक्वल्स टू टेंशन। सो 3 1 3, 3 8 जा, सो टेंशन इज इक्वल टू 1/8 न्यूटन बाय मीटर। ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.125। सो आंसर जो होगा, ये आंसर होगा 0.125। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कहता है 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 एंड ρ3, उनकी आपस में रिलेशन दिया हुआ है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T। ठीक, राइज टू द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हाइट का और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का आपस में रिलेशन जो होता है वो क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास क्या रिलेशन होता है, H इज इक्वल टू 2T कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ρ/g/r। अब कैपिलरी सेम है तो रेडियस सेम होगा, G की वैल्यू सेम होगी और सरफेस टेंशन सेम है। सो H का रिलेशन किससे बैठ रहा है, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डेंसिटीज़, इस तरह से बैठ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस रिलेशन से अब लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1 इक्वल्स टू
क्योंकि हाइट तीनों की सेम है ना, कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा 3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 3, बिकॉज सेम हाइट है, h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू h3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है एज डेंसिटी 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 2 ग्रेटर देन डेंसिटी 3, देयरफॉर इन टर्म्स को इक्वल बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कॉस ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा 2 ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू h3, राइट। ये हमारे पास h1 है, ये हमारे पास h2 है, ये हमारे पास h3 है, ये तभी इक्वल हो पाएंगे। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा ही होनी चाहिए। ओके, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब अब थीटा का क्या रिलेशन आएगा, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3, ये होगा। अब ये रिलेशन होगा। अब ये कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है हमारे पास, एक तो एक्यूट एंगल जो बी ऑप्शन दिखा रहा है और एक है ऑब्टूज एंगल जो सी ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल का रिजल्ट फॉलो करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ रेडियस r coalesce to form a single drop of radius r and volume v. T is the surface tension of the liquid, then energy, sometimes लिखा है रिलीज, समटाइम लिखा है एब्जॉर्ब। सो रिलीज होगा तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए, एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक। और नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स भी नहीं दिए हैं, एन की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हमारी शुरुआत तो इस क्वेश्चन की यही होगी कि जितने भी छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे वो सारे कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन गए हैं। तो यहाँ पर v1 हो गया, ये v2 हो गया, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी। जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो ये हो गया n, मान लेते हैं n नंबर है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इन सब का टोटल वॉल्यूम हो गया इतना, इक्वल्स टू बड़े वाले का हो गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इतना हो गया। चलिए ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से रिजल्ट मिलता है nr क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्टली ही याद रखा होता है ऑलरेडी। अब एरियाज़ की बात करते हैं कि एरिया 1 है ना, पहले छोटे छोटे थे तो एरिया 1 क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, एक सिंगल ड्रॉप, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे मल्टीप्लाई कितने ड्रॉप्स थे, मैंने n कंसीडर कर लिया, इतने ड्रॉप्स थे। और a2 कितना होगा मेरे पास, a2 होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है ना, इस चीज़ को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से मैं a1 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 4 पाई R स्क्वायर अगर मैं इधर रख देता हूँ और n को भी लेता हूँ तो वो क्या बचेगा 3v/r, है ना, क्योंकि ये टर्म किससे इक्वेट कर रही है, वॉल्यूम से। इसको भी वॉल्यूम से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जब, तो 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई n, ये v की टर्म में अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं कितना लिख पाऊंगा इसको 3v/r, तो ये हो जाएगा 3v/r। सिमिलरली इसको अगर मुझे लिखना हो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखना हो तो ये भी लिखा जाएगा 3v/R। a1 और a2 भी हमें वॉल्यूम की टर्म में पता लग गए। चलिए अब मुझे क्या करना है, आपको एनर्जी के बारे में कहा गया है। सो एनर्जी है ना, जिसको सरफेस एनर्जी कहेंगे, दैट इज चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। अब चेंज इन एरिया क्या होगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। अब एनर्जी, सो एनर्जी इज इक्वल टू ए फाइनल कितना, फाइनल एरिया क्या है हमारे पास 3v/r, इनिशियल एरिया कितना है मेरे पास 3v/r, इतना है, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये तो कॉमन आ जाएगा, 3v कॉमन आ गया, 1/R माइनस 1/r मल्टीप्लाई बाय टी, ऐसा लिखा जाएगा। ऑप्शन की तरफ अगर देखते हैं तो पहले क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो पहले है स्मॉल r लिखे हुए हैं, आप देखोगे पहले क्या लिखे हुए हैं, स्मॉल r लिखे हुए हैं। स्मॉल r लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले स्मॉल r लाना पड़ेगा।
अगर मैं पहले स्मॉल आर लेके आता हूँ तो एनर्जी 3VT, तो माइनस में आ जाएगी 1/r, इस तरह से आ जाएगी, है ना। ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है एनर्जी रिलीज्ड, है ना, क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी रिलीज्ड। तो ये आना चाहिए 3VT 1/r, ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड प्राइमरली ऑन, तो कोई सरफेस वेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, डी ऑप्शन इसमें होगा। तो इस तरह से मैंने नीट में जितने आए हुए हैं, एम्स का नहीं डिस्कशन किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ नीट और AIPMT में जो आए हुए सवाल थे उन्हीं का डिस्कशन किया है। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने एक सीरीज शुरू की है ये आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद ना भी आए तो भी आपको ये पढ़ना है, सीधी बात ये है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। आप नीट की तैयारी में अगर आप लगे हुए हो, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो एटलीस्ट आप इतना तो प्रिपेयर करके जाइए कि आपको जो जो सवाल आए हैं उनके फॉर्मूले और उन फॉर्मूलेज़ को अप्लाई कैसे करना होता है। एटलीस्ट जितना भी अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो उस 1 महीने में आप इतना तो प्रिपेयर करके जाइए। और क्या करना है आपको करना है सब्सक्राइब, आपको करना है लाइक एंड शेयर, ये भी काम कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।